इस्लामी दुनिया के 3 सबसे अमीर देश अभी अभी टूट गए। धीरे से नहीं, चुपचाप नहीं, सब एक साथ। कतर का गैस साम्राज्य तबाह हुआ। सऊदी अरब का अंतिम बचाव मार्ग ठप। दुबई का पूरा सुरक्षा भ्रम एक ही वीकेंड में मिटा। एक ने खोई 1700% निर्यात शक्ति अगले 5 साल तक। एक ने देखी अपनी बाहरी पाइपलाइन टूटती। एक ने देखे 120 अरब डॉलर एक माह में बाजार से लुप्त होते। ये महज अमीर पड्डहौसी न थे, वो इंजन, बैंक, वो जीवन रेखा जो मुस्लिम जगत को संभालती थी। और अब वो इंजन आग की लपटों में है। 2 दशकों तक दुनिया ने कतर, यूएई, सऊदी अरब को एक अजेय शक्ति के रूप में देखा। रेत से उभरे अदम्य गगनचुंबी इमारतें, संप्रभु धनकोष जो कई राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं से बढ़े थे, महाद्वीप जोड़ने वाली एयरलाइंस, एक ऐसी कूटनीतिक तटस्थता जो इतनी निखरी थी कि दुनिया ने इन्हें मध्य पूर्व का वो कोना माना जहां मध्य पूर्व के नियम लागू नहीं होते थे। वो भ्रम अब बिखर गया है, क्योंकि कुछ ही हफ्तों में हर एक स्तंभ पर ऐसा आघात हुआ जो उसे कभी नहीं लगना था। और शेष मुस्लिम जगत के लिए, जो इन तीनों पर अमीर रहने को निर्भर था, वो इतना भयंकर है जितना कोई जोर से कहना नहीं चाहता। चलिए ईमानदारी से जानते हैं ये तीनों देश असल में क्या थे। कतर केवल प्राकृतिक गैस पर नहीं बैठा था, वह दुनिया की एक 5वां एलएनजी आपूर्ति करता था। वो ईंधन जो सर्दियों में यूरोपीय घरों को, गर्मियों में एशियाई कारखानों को गर्माता। देशों ने क्षत्रिय टैंकरों के निरंतर आगमन पर अपनी ऊर्जा सुरक्षा बनाई थी। सऊदी अरब महज एक तेल उत्पादक नहीं था, ये अरब जगत का वित्तीय आधार था, अंतिम सहारा, गहन वित्तीय स्रोत। वो देश जिसे सरकारें चुपके से बुलाती जब बिल न चुका पाती। सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने 2024 के अंत तक 913 अरब डॉलर संभाले, जो अधिकतर राष्ट्रों की पूरी जीडीपी से भी अधिक था। और अमीरात, खास तौर पर दुबई, महज एक शहर नहीं था, वो था निकास द्वार। वो जगह है जहां हर अरबपति, अफ्रीकी कुलीन, दक्षिण एशियाई पेशेवर, हर यूरोपीय सेवानिवृत्त अपने क्षेत्र की अराजकता से बचते थे। कर मुक्त वेतन, उच्च स्तरीय हवाई अड्डे, सक्रिय पुलिस, संपत्ति बाजार जो सोते ही आपका धन दूना करता। मिलकर ये तीनों महज अमीर न थे, वे मुस्लिम जगत के एक बड़े हिस्से को थामे ढांचागत सहारा थे। पड़ोसी देशों के 50 करोड़ लोग खाड़ी के धन पर निर्भर, रोजगार, रेमिटेंस, निवेश, सस्ता ईंधन और इस वादे पर कि घर में भले ही कितनी भी विकट स्थिति हो, दुबई की उड़ान हमेशा मिलती। इस धारणा ने 20 साल राज किया, किसी ने सवाल न उठाया क्योंकि जरूरत न थी। और फिर 28 फरवरी 2026 को इंजन जाम होने लगा। अगले 6 हफ्तों में जो हुआ उसने महज 3 अर्थव्यवस्थाओं को नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की नींव को हिला दिया जो खामोशी से बनी थी। कतर से शुरुआत करें, क्योंकि कतर सबसे साफ उदाहरण है कैसे एक अति महत्वपूर्ण देश इतनी शीघ्रता से एक चेतावनी बन जाता है। सालों तक कतर की रणनीति सीधी थी, अपूरणीय बनो, धरती की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से 20 वर्षीय एलएनजी अनुबंध करो, यूरोप और एशिया की ऊर्जा सुरक्षा में खुद को इतना गहरा स्थापित करो कि कोई मित्र या शत्रु तुम्हें हानि पहुंचाने का जोखिम न उठा सके। यह तब तक सफल रहा जब तक असफलता न मिली। 2 मार्च 2026 को ईरानी ड्रोनों ने कतर की रॉस लफान अवमेस औद्योगिक शहरों की ऊर्जा सुविधाओं पर हमला किया, जो कतर की लगभग पूरी एलएनजी उत्पन्न करते हैं। उत्पादन रुका, फोर्स मेज्योर घोषित। यूरोपीय थोक गैस की कीमतें एक ही दिन में लगभग 50% उछलीं। एशियाई एलजी मानदंड 29% बढ़े। और फिर बात और बिगड़ी। 18 और 19 मार्च को ईरान फिर लौटा। मिसाइल हमलों से रॉस लफान की अन्य एलएनजी सुविधाएं, पोल गैस टू लिक्विड्स प्लांट सहित धधक उठीं। शुरुआत में महत्वपूर्ण कहा गया नुकसान विनाशकारी निकला। कतर एनर्जी सीईओ साद अल काबी ने रॉयटर्स को बताया, प्लांट के 14 उत्पादन ट्रेनों में से 2 ध्वस्त हो गए। मरम्मत को 3 से 5 साल लगेंगे। लगभग 12.8 मिलियन टन वार्षिक एलएनजी उत्पादन गंवाया। कतर की कुल निर्यात क्षमता का 1700% था ये। 20 अरब डॉलर का वार्षिक राजस्व घाटा, 5 साल तक प्रतिवर्ष 20 अरब का नुकसान। और यह वो हिस्सा है जो यूरोपीय ऊर्जा मंत्रियों की रातों की नींद हराम करेगा। कतर को इटली, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, चीन को आपूर्ति के दीर्घकालिक अनुबंधों पर बलपूर्वक घोषणा करनी पड़ती। वही अनुबंध जिन्हें दोहा 2 दशकों से अटूट बता रहा था, अचानक टूट गए। अब सोचिए उस देश का क्या होता है जिसकी पहचान
दुनिया के लिए अपरिहार्य आपूर्तिकर्ता होने पर बनी थी। ये सिर्फ पैसे नहीं खोता, ये खोता है दबदबा, ये खोता है वो राजनीतिक बेअराश्त जो अन्य देशों के इसे खुला रखने की मिन्नतों से मिलती है, और एक बार बरहत गई तो आग बुझने से भी नहीं लौटती। ये तब आती है जब खरीदार व्यवधान जोखिम का मूल्य लगाना छोड़ दिया। 3 हफ्तों में रॉस लफान पर 2 मिसाइल हमलों के बाद कोई जल्द युद्ध पूर्व मूल्य निर्धारण पर नहीं लौटेगा। आईएमएफ ने इन घटनाओं से पूर्व ही कतर के कमजोर होते राजकोषीय भंडार को भांप लिया था। अब दोहा क्षतिग्रस्त आपूर्तिकर्ता के तौर पर बीमाकर्ताओं, ठेकेदारों और खरीदारों संग ऐसी स्थिति से बातचीत कर रहा है जैसी खादी में किसी ने नहीं झेली। दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक 2 ड्रोन हमलों से विनम्र हुआ, लेकिन कतर सबसे बुरा भी नहीं था। इस क्षेत्र की असल नाजुकता देखनी है तो सीमा पार उस देश को देखो जिसे इतना बड़ा, तैयार और सुरक्षित माना जाता था कि वो कभी भी अचंभित न होगा। सऊदी अरब ने ठीक इस परिदृश्य के लिए 40 साल तैयारी की। हर सऊदी योजनाकार वही असहज सच जानता था, यदि हॉर्मुज जलमरु मध्य कभी बंद हुआ तो साम्राज्य की पूरी तेल निर्यात अर्थव्यवस्था एक ऐसे जल क्षेत्र की बंधक होगी जिस पर उसका पूरा नियंत्रण नहीं था, और इसलिए उन्होंने एक विकल्प बनाया। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जिसे पेट्रोलिन नाम से जाना जाता है, 1200 किमी पूर्वी तेल क्षेत्रों से लाल सागर के यानबू तक जाती है। क्षमता लगभग 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन। मकसद था सऊदी को निर्यात का मार्ग देना, भले ही होर्मुज अवरुद्ध हो जाए। फरवरी 2026 के अंत में होर्मुज ने ठीक वैसा ही किया। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका इजराइल हमलों के बाद तेहरान ने जलमरु मध्य को प्रभावी ढंग से बंद कर दुनिया के 20% समुद्री तेल के शिपमेंट को अवरुद्ध किया। कुछ ही दिनों में खाद्य के तेल उत्पादकों ने लगभग 13 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन बंद कर दिया। पूरा क्षेत्र आपात स्थिति में चला गया और सऊदी अरब ने ठीक वही किया जो योजना में था, सब कुछ पेट्रोलिन के माध्यम से मुद्दा दिया। मार्च के अंत तक वह पाइपलाइन पूरी 7 मिलियन बैरल क्षमता पर चल रही थी, जिससे साम्राज्य के लाल सागर शिपमेंट चौगुने हो गए। फिर 9 अप्रैल 2026 को तथाकथित युद्ध विराम के घंटों बाद ईरान ने पाइपलाइन पर हमला किया। एक पंपिंग स्टेशन ठप हुआ, रातों रात 700,000 बैरल प्रतिदिन उत्पादन गिरा। बात यही नहीं रुकी, हमलों ने मणिफा अपतटीय क्षेत्रों व कुराया सुविधा को भी क्षति पहुंचाई। 600,000 बैरल दैनिक उत्पादन क्षमता और घटी। सऊदी की सबसे बड़ी रास तनूरा रिफाइनरी 550,000 बैरल प्रतिदिन युद्ध में पहले ही क्षतिग्रस्त होकर 16 दिन बंद रही। जुबैल, यानबू और रियाद में रिफाइनरियां भी क्षतिग्रस्त हुईं। एक सऊदी कर्मचारी मारा गया, 7 अन्य घायल हुए। जरा सोचिए, जिस पाइपलाइन को सऊदी अरब को हॉर्मुज बंद होने से बचाना था, उस पर सैद्धांतिक युद्ध विराम पर हस्ताक्षर के दौरान हमला हुआ। बैकअप योजना को मुख्य मार्ग से ज्यादा क्षति पहुंची। रियाद ने तेजी से कदम उठाए। कुछ दिनों में ऊर्जा मंत्रालय ने ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन की पूर्ण क्षमता बहाली की घोषणा की। मणिफा आंशिक रूप से ऑनलाइन हुआ, पर संदेश स्पष्ट और जोरदार था। अरब जगत का सबसे बड़ा संप्रभु धन कोष वाला देश, हर चीज का प्लान बी रखने पर गर्व करने वाला, उसका प्लान बी अभी अभी ध्वस्त हुआ। और अब सऊदी अरब कुछ ऐसा कर रहा है जो उसने सालों से नहीं किया। वास्तविक, मापने योग्य कटौती कर रहा है। विजन 2030 के मेगा प्रोजेक्ट, गीगा शहर, भविष्यवादी विकास, पर्यटन, मनोरंजन पर खरबों डॉलर के दांव, तेल राजस्व घटने से पहले ही चुपचाप कांटे व पुनर्व्यवस्थित हो रहे थे। आईएमएफ ने नोट किया 2024 के अंत तक केंद्रीय सरकारी आरएनजीडीपी के लगभग 26% तक बढ़ा, घाटा मध्यम अवधि में बना रहेगा। अब इसमें युद्ध क्षति, रक्षा खर्च, महीनों असुरक्षित मार्ग से तेल शिपमेंट का खर्च और 2 बार प्रभावित सुविधाओं पर पुनर्निर्माण जोड़ दें और फिर स्पष्ट सवाल पूछें। विजन 2030 के कितने सपने इस हकीकत के संपर्क में जीवित रहेंगे? पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के 913 अरब डॉलर विशाल दिखते हैं, पर वास्तविक समय में निर्यात मार्ग का विकल्प नहीं बन सकते। और जबकि रियाद रिसाव ठीक कर रहा है, तीसरा स्तंभ दुबई खामोशी से आंखों के सामने ढह रहा था। दुबई ने दुनिया को कभी तेल नहीं बेचा, दुबई ने सुरक्षा बेची। यही पूरा दांव था। वहां 40 लाख लोगों, जिनमें 90% प्रवासी थे, के रहने का कारण शहर और बाकी मानवता के बीच का अनकहा अनुबंध था। यहां आओ,
कर मुक्त कमाओ, बच्चे पालो, अपार्टमेंट खरीदो, जीवन जियो, हवाई हमले के सायरन से जागने की चिंता कभी न करो। वह अनुबंध एक ही सप्ताहांत में टूट गया। ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों ने यूएई क्षेत्र पर सैकड़ों बार हमला किया। मार्च 2026 के अंत तक ईरान ने अमीरात पर 300 और 800 बैलिस्टिक मिसाइलें, 1872 ड्रोन, 15 क्रूज मिसाइलें दागीं। इजरायल के बाद यह युद्ध का दूसरा सबसे लक्षित देश था। अधिकतर रोके गए, पर मलबा बुर्ज अल अरब, पाम जुमेराह के लग्जरी होटल व पास के मनामा के आवासीय टावरों से टकराया। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का एक व्यस्ततम, सालाना 85 मिलियन यात्री संभालता था, 1 मार्च को क्षतिग्रस्त होकर पूरी तरह बंद हुआ। एक ही दिन में दुबई, अल मक्तूम, अबू धाबी और शारजाह में 3,400 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं। एमिरेट्स और एतिहाद ने परिचालन निलंबित किया। धनी प्रवासियों ने निजी निकासी उड़ानों के लिए कथित तौर पर $250,000 तक चुकाए। 28 फरवरी से 8 मार्च के बीच ही खाद्य को छूने वाली 37,000 उड़ानें रद्द हुईं। फिर आया वित्तीय रक्तस्राव। 1 माह में दुबई व अबू धाबी स्टॉक एक्सचेंजों से क्या तो $20 अरब से अधिक धन मिट गया। दुबई सूचकांक 16% गिरा। बुर्ज खलीफा की कंपनी इमार प्रॉपर्टीज के शेयर 25% से अधिक लुढ़के। रियल एस्टेट बिक्री फरवरी 2026 स्तरों से 50% से अधिक गिरी। गोल्डमैन सैक्स ने 37% साल दर साल गिरावट आंकी। बाहर निकलने को बेताब विक्रेताओं ने संपत्तियां 10 से 15% छूट पर बेची। 48 घंटों के भीतर होटल बुकिंग 60% गिरी। विश्व यात्रा पर्यटन परिषद ने अनुमान लगाया, खादी को प्रतिदिन $600 मिलियन का आगंतुक खर्च गंवाना पड़ा। शहर ने दुबई के 2026 विकास अनुमान को 4% से घटाकर केवल 1% किया। पर सबसे गहरा घाव किसी स्प्रेडशीट में नहीं, ये शहर के प्रवासी परिवारों की क्या हमें जाना चाहिए वाली बातचीत है। दुबई जाने का सोच रहे पेशेवरों की ठंडी होती कतार, क्योंकि उसका मॉडल तेल पर नहीं, यह विश्वास पर चलता है कि शहर सुरक्षा का द्वीप है। वो विश्वास टूटा तो कोई रकम उसे वापस नहीं जोड़ सकती। अप्रैल की शुरुआत में क्षेत्रीय सहायता पैकेज आया। आतिथ्य के लिए वित्तीय राहत, खुदरा विक्रेताओं के लिए मूल्य स्थिरता, सरकार के संदेश जो अमीरात के उबरने पर जोर दे रहे थे। पर टावरों के भीतर का मिजाज कम आश्वस्त था। और यहां वो बात है जो कोई अभी तक जोर से नहीं कह रहा है। हाँ, उससे पहले अगर आप ऐसी ही और गहन जानकारी चाहते हैं जो सीधी बात करती है, अमीरों को अछूत नहीं मानती, तो फॉल ऑन एफ नेशंस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो अब खादी की कहानी नहीं रही। यहाँ ये सबकी समस्या बन जाती है, विशेषकर 3 महाद्वीपों में फैले 1.5 अरब मुसलमानों की समस्या, जिन्होंने कभी इस आने वाले संकट को नहीं देखा। आधुनिक मुस्लिम जगत का एक काला सच है कि खादी के धन से ये कितना चुपचाप, अदृश्य और लगभग शर्मनाक रूप से जुद्धा था। रेमिटेंस से शुरू करें। विश्व बैंक के अनुसार 2024 में सऊदी अरब ने व्यक्तिगत रेमिटेंस में लगभग 46.56 अरब, कतर ने 11.95 अरब डॉलर चुकाए, अमीरात ने कई अरबों और चुकाए। वह धन पाकिस्तान, मिस्र, बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यमन, सूडान, लेबनान, जॉर्डन, मोरक्को के लाखों परिवारों के बजट में गया, जिनकी मासिक गुजारा दम्माम में कंस्ट्रक्शन या दुबई में टैक्सी चलाने वाले बेटों भाइयों पर निर्भर था। जब हवाई अड्डे बंद हुए, परियोजनाएं ठप हुईं, कंपनियों ने नकदी बचाने को विदेशी श्रमिक निकाले, तो वो पैसा रुक गया। धीरे धीरे नहीं, अंततः नहीं, तुरंत। अब इसे खाद्य संकट से गुणा करें। जीसीसी देशों द्वारा खपत लगभग 70-60 खाद्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से आयात होता है, जिसे ईरान ने फरवरी 2026 से बंद रखा है। परिणाम स्वरूप पूरे क्षेत्र में कमी और कीमतों में तेजी आई। पर इसका द्वितीयक प्रभाव वो है जिसकी चर्चा नहीं। गरीब मुस्लिम बहुल पड़ा डेढोसियों हेतु अनाज का क्षेत्रीय वितरण केंद्र बनने की खादी की भूमिका अब टूट गई है। मिस्र, यमन, सूडान और साहेल के हिस्से जो रियायती खाद्य पर निर्भर थे, अब भूख से जूझ रहे हैं, जो 8 हफ्ते पहले न थी। और फिर पानी है। कतर ने 99% से, बहरीन 90% से अधिक, अमीरात लगभग 70%, सऊदी अरब 42% पेयजल विलवणीकरण से लेते हैं। विलवणीकरण संयंत्रों को ईंधन, बिजली, निर्बाध संचालन चाहिए। ये ग्रह पर सबसे रणनीतिक लक्षित बुनियादी ढांचे में से है। जब ईरान ने विलवणीकरण सुविधाओं पर खुलेआम हमले की धमकी दी, तो यह अमूर्त जोखिम नहीं, बल्कि योजनागत आपातकाल बन गया।
इन संयंत्रों की सुरक्षा लागत सैन्य, वित्तीय, राजनीतिक उस हर विविधीकरण डॉलर से सीधी प्रतिस्पर्धा करती है जिसे खादी को अपने तेल पश्चात भविष्य पर खर्च करना था। और फिर पूंजी है। खादी के संप्रभु धन कोष मिस्र के बुनियादी ढांचे से लेकर पाकिस्तानी ऊर्जा, तुर्की बैंक बचाव तक चुपचाप सब वित्त पोषित करते थे। जब खादी को अपने घाव भरने होंगे, रक्षा, पुनर्निर्माण, अपने बैंकों को आपातकालीन तरलता, वो पूंजी प्रवाह जो आधे महाद्वीप को स्थिर कर रहा था, बस सूख जाएगा। पाकिस्तान पहले ही IMF वार्ता में था, मिस्र पहले ही आयात बिलों में डूब रहा था, लेबनान पहले ही ढह रहा था, जॉर्डन खादी के जीवन आधार पर ही चल रहा था। इनमें से किसी भी देश के पास तब के लिए प्लान बी नहीं था जब खादी खुद प्लान ए न रहे। मुस्लिम जगत का पतन व्यवहार में ऐसा ही दिखता है। यह एक नाटकीय घटना नहीं, बल्कि रियाद से हर उस राजधानी तक फैलने वाला धीमा तरलता संकट है जिसने हमेशा सोचा कि खादी इस व्यवस्था का सहारा बनेगी। और जो इसे सबसे कठिन महसूस करेंगे वे दोहा के संगमरमरी लॉबी या दुबई के पेंट हाउस में नहीं हैं। ये कराची के श्रमिक हैं जिनके परिवारों को स्कूल शुल्क चुकाने वाले मासिक हस्तांतरण रुकने वाले हैं। काहिरा की बेकरियां जहां रोटी के दाम बढ़ने लगे क्योंकि गेहूं आपूर्ति श्रृंखला उन बंदरगाहों से गुजरती है जिनका बीमा अब दुगना महंगा है। रियाद से घर भेजे जा रहे इंडोनेशियाई, बांग्लादेशी घरेलू कामगार क्योंकि उन्हें रखने वाले परिवार अब हर खर्च कस रहे हैं। लहर कुछ ऐसी दिखती है। ऊर्जा की कीमतें उछलीं। व्यवधान के सबसे बुरे समय में ब्रेंट क्रूड $111 प्रति बैरल तक पहुंचा। यह निर्यातकों के लिए एक अप्रत्याशित लाभ है, लेकिन आयातकों के लिए एक विनाशकारी झटका। पाकिस्तान, मिस्र, बांग्लादेश, तुर्की, मोरक्को, इंडोनेशिया, हर मुस्लिम बहुल देश जो उत्पादित से अधिक ऊर्जा खरीदता है वो क्रूर मुद्रास्फीति के झटके से जूझता है। मुद्राएं फिसलने लगीं। केंद्रीय बैंक विनिमय दरों को बचाने हेतु भंडार जलाते हैं। पहले से नाजुक सरकारें और नाजुक पनी, इस बीच क्षेत्र के पिग्गी बैंक के रूप में GCC की भूमिका सिकुड़ती। निवेश प्रतिबद्धताएं चुपचाप टलती। वादे वाले अरणों पर फिर बातचीत होती। खादी पूंजी से वित्त पोषित निर्माण परियोजनाएं रोकी या रद्द हुईं। खतरी और अमीराती संप्रभु कोष जो दर्जनों पदहोसियों को बचाने वाले थे, उनकी प्राथमिकताएं अचानक घर के करीब आ गईं। 8 अप्रैल 2026 को अमीरात ने बहरीन के साथ 5 अरब का मुद्रा विनिमय किया। एक छोटे GCC भागीदार को स्थिर करने का आपातकालीन कदम। ऐसी आंतरिक खाड़ी बचाव, ठीक उसी के लिए ये कोष बने हैं। यह ऐसी चाल भी है जो दूरस्थ गरीब देशों हेतु हर मदद को रोक देती है। फिर राजनीतिक आयाम है। लेबनान जल रहा है। अप्रैल की शुरुआत में इजरायली हमलों में सैकड़ों मारे गए। यमन, सीरिया, सूडान सभी सक्रिय या जमे हुए संघर्ष के किसी चरण में हैं। मुस्लिम जगत में ऐसे राज्यों की संख्या जो एक बुरे तिमाही से गंभीर अशांति घटना से दूर लगते हैं, गिनने लगो तो सचमुच डरावनी है। जब अमीर पढ़ौसी झटके को झेलते हैं तो व्यवस्था टिकी रहती है, पर जब अमीर पढ़ौसी खुद झटका बनते हैं, जब दोहा, रियाद, दुबई सबकी कहानियां बनते हैं, तो अवशोषण तंत्र ठप हो जाता है। बाजार इसे संक्रामक कहते हैं। इतिहासकार इसे उस अध्याय का भाग कहते हैं जहां चीजें असह्य लगने लगती हैं। राजनयिक इसे वो क्षण कहते हैं जहां फोन बजना रुक जाता है क्योंकि कोई अच्छी खबर नहीं होती। मुस्लिम जगत इसी मुहाने पर है। पतन नहीं, ठीक यही, अभी नहीं, पर उस ढांचागत स्थिति में जो ऐतिहासिक रूप से पतन से पहले होती है, जहां सहारे टूट गए हैं, मरम्मत अस्थायी है। अगले झटके को कुछ गिराने के लिए बड्डा होने की जरूरत नहीं, और अगला झटका शायद रास्ते में है। यहां यह असहज हो जाता है। 8 अप्रैल 2026 को घोषित 2 सप्ताह का युद्ध विराम पाकिस्तान की मध्यस्थता में, जिसे खादी को सांस लेने और उबरने का समय देना था, स्याही सूखने से पहले ही टूट रहा था। इजरायल ने लेबनान पर सहमति नहीं दी। बेरूत पर इजरायली हमलों में एक दिन में 182 मारे गए। ईरान ने खुलने पर सहमत होने के मुश्किल से 48 घंटे बाद हॉर्मुज जल मरुमध्य फिर बंद किया। सऊदी अरब की पाइपलाइन पर फिर भी हमला हुआ। कुवैत ने नए ड्रोन हमलों की सूचना दी। एशियाई बाजारों को जश्न का मुश्किल से एक दिन मिला। फिर तेल की कीमतें $99 प्रति बैरल से ऊपर चढ़ने लगीं, युद्ध विराम न टिकने की खबर पर। फिर 12 अप्रैल 2026 को अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने घोषणा की
इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान वार्ता 21 घंटे बाद विफल हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने तुरंत हॉर्मुज जलद मरुमध्य की अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी घोषित की। 13 अप्रैल से अमेरिकी नौसेना ईरानी बंदरगाहों से निकलने वाले जहाजों को रोकने को तैयार थी। ईरान के IRGC ने चेताया, जल्द मरुमध्य के पास आने वाले किसी भी सैन्य जहाज को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पुनः गंभीर प्रतिक्रिया। युद्ध विराम हुआ, पाइपलाइन पर हमला, जल्द मरुमध्य पुनर्बंध, वार्ता विफल, नौसैनिक नाकेबंदी घोषित। 5 कदम 5 दिन। खाद्य उभरने की अवस्था में नहीं, यह प्रतीक्षा में है, यह जानने को कि अगला दौर पिछले से भी बदतर होगा या नहीं। और हर अतिरिक्त सप्ताह यह जितना खिंचता है, वित्तीय क्षति बढ़ती है। प्रवासी पलायन तेज होता, खाद्य व जल प्रणालियां अधिक तनावग्रस्त हैं और व्यापक मुस्लिम जगत में श्रृंखला प्रतिक्रिया तेज होती है। स्तंभ टूट गए, मरम्मत अस्थायी है। अगला झटका, उसे बद्दा होने की जरूरत नहीं है, उसे बस लगना है। तो हम यहां हैं, इस ग्रह के 3 सबसे धनी देश, जिन्हें आधुनिक मुस्लिम जगत के संकट से उबरने का प्रमाण माना जाता था। सभी एक ही कमरे में एक ही चुनौती से जूझते, उम्मीद कर रहे कि वही कमजोर युद्ध विराम टूटे हुए को फिर से बनाने की मोहलत देगा। इंजन धधक रहे, बैंक नकदी सीमित कर रहा। करोड़ों मुसलमानों को एक पेचेक से ऊपर रखने वाली जीवन रेखा वास्तविक समय में कमजोर पड़ डेच रही है। कहानी ये नहीं कि कतर, सऊदी अरब, अमीरात बचेंगे या नहीं, वे बचेंगे। उनके पास भंडार हैं, संस्थाएं हैं और ऐसे बफर हैं जिनकी अधिकतर देश कल्पना ही कर सकते हैं। कहानी उन पर निर्भर हर एक की है, उन देशों की जिन्होंने अपनी शीत युद्ध पश्चात अस्तित्व रणनीति इस धारणा पर बनाई कि खाद्य का धन हमेशा उन्हें संभालेगा। वो धारणा अब मर चुकी है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या मुस्लिम जगत के सबसे धनी देश सिर्फ पहले डोमिनोज हैं, या इसे बाकी क्षेत्र के साथ ढहने से पहले स्थिर करने का अभी भी वक्त है? अपनी राय कमेंट्स में दें और हां, फॉलो NF नेशंस को सब्सक्राइब करें उन कहानियों की गहन जानकारी के लिए जिन्हें कोई और अंत तक नहीं बताएगा।